हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राजेश टोकरे अगेन मेरे इस प्यारे चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर राजेश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी स्टडी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप जो है मेरे साथ साथ जो बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया है उसके कंसेप्ट जो है टोटल अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए, आज जो है हम बायोटेक्नोलॉजी की एक नई एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे हेल्थ के से रिलेटेड है। लास्ट लेक्चर में हमने बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से विथ एग्जांपल, जैसे हमने गोल्डन राइस के बारे में देखा, हमने बीटी कॉटन के बारे में देखा और हमने आरएनए आई मैकेनिज्म के बारे में देखा, जो कि एग्रीकल्चर की फील्ड में जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस है उससे कैसे प्रोडक्शन को इनहेंस कर सकते हैं और किस तरह क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को हम अचीव कर सकते हैं। तो आई होप ये बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन आपको एग्रीकल्चर की फील्ड में समझ में आई होगी। आज जो है हमारा टारगेट हमारे हेल्थ केयर से है। हम रेट जो बायोटेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं, जहां पर हम कई सारी मेडिसिन्स, कई सारी टेक्निक और उनके डायग्नोसिस जो रिलेटेड डिसीज होती टेक्निक्स होती हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, अगेन सबका स्वागत है और आज बेहतरीन कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं जो आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको आई थिंक ये जो है 100% समझ में आएगा। चलिए, अभी तक हम गोल्डन राइस के बारे में देख चुके हैं, बीटी कॉटन के बारे में भी देख चुके हैं और आरएनए आई जिससे हम पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप का डेवलपमेंट करते हैं इसके बारे में भी हम अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए, तो आज जो है हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन को देखने जा रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी में हम किसकी बात कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बात करें तो हम आरडीएनए की बात कर रहे हैं। तो आरडीएनए का यूज जो है वो हम किस फील्ड की तरफ कर रहे हैं? फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, मतलब हम ह्यूमन के हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं। चाहे डिसीज हो उसको फाइंड आउट करना, उस डिसीज का ट्रीटमेंट करना, डायग्नोस करना, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिला के आरडीएनए का यूज जो है हेल्थ केयर की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं कई सारी टेक्निक्स को और ड्रग्स को, जो हमारे हमारी हमारी क्या करेगा? वो हेल्प करेगा, डिसीज के ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन मेडिकल की फील्ड में क्या क्या होती है, इनको हम वन बाय वन थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अब ये टेक्निक क्या है, किस तरह से यूज होती है, इनको बारे में देखना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन है कि जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन। अब ये आपको इंसुलिन क्या है, इंसुलिन का जो प्रॉपर फंक्शन क्या है बॉडी में, हमको ये पता होना चाहिए। तो इसको भी हम थोड़ा वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जेनेटिकल इंजीनियर इंसुलिन क्या होता है, इसको हम देखने वाले हैं। दूसरा, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब क्या है कि कोई हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए में कोई स्पेशल जीन है और उस जीन का क्या म्यूटेशन हो चुका है, अब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। तो हम आज के समय में हमारे पास ऐसी टेक्निक है जिसको जीन थेरेपी कहते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं? उस म्यूटेटेड जीन को हटाकर हम अच्छा जो डिजायर्ड जीन है उसको हम क्या कर सकते हैं? जो फंक्शनल जीन है उसको हम इंसर्ट करा सकते हैं। तो इसी को कहते हैं जीन थेरेपी। दूसरा, वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करें, कई सारे ऐसी डिसीज हैं जिनके लिए प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन लेने के लिए, हेल्थ केयर को मेंटेन करने के लिए वैक्सीन का भी डेवलपमेंट किया गया है, जिनको टाइम टू टाइम जो है बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाए तो प्रॉपर हम क्या कर सकते हैं? हमारे हेल्थ केयर जो है मेंटेन रख सकते हैं। तो ये वैक्सीन का प्रोडक्शन भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से किया गया है। दूसरी बात करें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को, कई सारी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं, कई सारी जो एनवायरमेंटल फैक्टर डिसीज है या कई सारे ऐसी डिसीज है जो बॉडी में जीन के म्यूटेशन के कारण होता है या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के कारण होता है। तो इन ऑर्गेनिज्म के कारण होने वाली जो डिसीज है उनका प्रॉपर पता करना कि वो डीएनए के कारण है, आरएनए के कारण है, वायरस के कारण है, बैक्टीरिया के कारण है या किसी प्रोटीन के कारण है, ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका डायग्नोसिस कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। तो इन चारों एप्लीकेशन जो बायोटेक्नोलॉजी की मेजर एप्लीकेशंस हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन हम किस बारे में देखने वाले हैं? हमारे हेल्थ केयर के बारे में देखने वाले। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन की बात करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? नॉर्मल कंडीशन, हमारी बॉडी में इंसुलिन क्या है, इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है। चलिए, सबसे पहले हम एक बेसिक प्रॉब्लम समझते हैं हमारी बॉडी की। पहले तो हम नॉर्मल कंडीशन को एक्सप्लेन करें, नॉर्मल कंडीशन को जो है देखेंगे, उसके बाद हम इससे नॉर्मल कंडीशंस के बाद कोई डिसीज कंडीशन है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो जनरली पता होना चाहिए कि आप जितना भी खाना खाते हो, आप जितना भी फूड
इंटेक करते हो, तो जितना भी खाना खाते हो तो खाना जो है आपकी बॉडी में, आपके इंटेस्टाइन में जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन से आपकी बॉडी में जो खाना आया है उस फूड में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब ये ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, एनर्जी का सोर्स है। क्या है? एनर्जी का क्या है, वो सोर्स है। तो ये हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन से कहां चले जाता है, ये ब्लड वेसल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये कहां आ गया, ग्लूकोज ब्लड वेसल के अंदर आ गया। ये ग्लूकोज कहां आ गया, ब्लड वेसल में आ गया। अब ये ग्लूकोज ब्लड वेसल में आ चुका है, ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल है। तो ये ग्लूकोज जो है ब्लड वेसल में आ चुका है। अब हमारा जो बॉडी के अंदर हमारा ऑर्गन होता है जिसको हम पेनक्रियास कहते हैं, ये क्या है, हमारा हमारा एक ऑर्गन है जिसको हम पेनक्रियास कहते हैं। इस पेनक्रियास के अंदर क्या होता है, इस पेनक्रियास में कुछ सेल्स होती है जिनको हम बीटा सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा सेल्स कहते हैं। तो ये बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन प्रोडक्शन करती है। ये बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन प्रोडक्शन करती है। तो इंसुलिन क्या है, एक तरह का हार्मोन है। ये क्या है, हार्मोन है। ये आप समझ गए होंगे। तो हमारी बॉडी में जो पेनक्रियास है, उस पेनक्रियास की बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। अब ये इंसुलिन का काम क्या होता है, इस इंसुलिन का फंक्शन ये होता है कि आपके ब्लड में जितना भी ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को क्या करना, इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना कहां पर, सेल के पास, ताकि सेल उसको मेटाबॉलिक पाथवे में यूज कर पाए और उसका एनर्जी जो है प्रोडक्शन कर पाए। तो ये इंसुलिन क्या करेगा, ये इंसुलिन इन ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा कहां पर, सेल पर, सेल में ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज का काम क्या है, इंसुलिन का काम क्या है। तो इंसुलिन का काम होता है इन ग्लूकोज को पकड़ना और सेल के अंदर क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। ग्लूकोज को क्या करना, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। अब इस ग्लूकोज का क्या होगा, इस ग्लूकोज का होगा ग्लाइकोलिसिस, मतलब इसका एरोबिक पाथवे चलेगा, मतलब ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, इन दोनों में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। अब क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस ऐसे पाथवे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के पाथवे हैं, जहां पर किसका प्रोडक्शन होगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा। और एटीपी का प्रोडक्शन होगा तो सेल सरवाइव कर पाएगी। तो क्या आपको ये बेटर कंडीशन समझ में आई? जो नॉर्मल कंडीशन है इसके बारे में देखा। तो ग्लूकोज का होना जरूरी है, ग्लूकोज होगा तो ही आप, सॉरी ग्लूकोज नहीं, इंसुलिन की बात कर रहा हूं मैं, इंसुलिन होगा तो ही आप ग्लूकोज को क्या कर पाओगे, ब्लड से सेल तक पहुंचा पाओगे। तो इंसुलिन का होना, इंसुलिन हार्मोन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो क्या करेगा, ब्लड वेसल से आपके ग्लूकोज को सेल में ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो क्या आपको समझे कि ग्लूकोज का अपटेक इन इंसुलिन क्या करता है, इनटेक करवाता है। तो आपको यह याद रखना है, इंसुलिन में क्या आता है, इंसुलिन जो है उस इंसुलिन में क्या वर्ड आ रहा है, आईएन आ रहा है। तो इस आईएन का मतलब क्या होता है, इनटेक करवाना। क्या करवाना, इनटेक करवाना, किसका, इनटेक ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या करवाना, इनटेक कराना, ताकि एनर्जी मिल पाए और एनर्जी के कारण सेल सरवाइव कर पाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम नॉर्मल कंडीशन के अलावा डिसीज कंडीशन, जहां पर टाइप 1 डायबिटीज है, दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज। अब ये क्या होती है, देखिए नॉर्मल कंडीशन हम देख चुके हैं, अब हमारे पास ग्लूकोज है। अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है। हमारे पास ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कहां से आया, फूड से आया। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए ये कि ये हमने जब खाना खाया तो खाने से हमको क्या मिला, ग्लूकोज मिला, ये ग्लूकोज आया। इस ग्लूकोज कहां पर गया, ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में ब्लड वेसल जो है वहां पर ट्रांसपोर्ट हो चुका है। अब हमारी बॉडी में जो हमारा ऑर्गन है जिसको हम पेनक्रियास कहते हैं, इस पेनक्रियास की जो बीटा सेल है, इस पेनक्रियास की जो बीटा सेल है, मैंने अभी बताया था पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल होती है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही। जब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है तो यहां पर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। रेड क्रॉस का मतलब क्या है कि प्रॉपर इंसुलिन नॉट प्रोड्यूस, मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, नो प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन।
इंसुलिन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब जब इंसुलिन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा, इंसुलिन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ये जो ब्लड वेसल में जो ग्लूकोज है वो सेल तक नहीं पहुंच पाएगा, और सेल में जब ग्लूकोज ही नहीं होगा तो एनर्जी का सोर्स भी नहीं होगा, मतलब नो एटीपी। तो इसका मतलब क्या है, जब ग्लूकोज ब्लड वेसल में है, ग्लूकोज का यूज ही नहीं किया जा रहा है, तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। तो क्या आपको एक कंडीशन समझ में आई? तो टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है? एक ऐसी डिसीज जिसमें हमने जो खाना खाया है उस खाने में जो ग्लूकोज है वो ब्लड वेसल में जाता है, लेकिन ब्लड वेसल से वो सेल तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण एनर्जी नहीं बनती, और दूसरा बात, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। इसका मेन कारण क्या है कि पेनक्रियास जो है या पेनक्रियास की बीटा सेल जो है वो इंसुलिन को प्रोडक्शन करती है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से अब प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, इस कारण से ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो रहा है। तो यहां पर ग्लूकोज का लेवल ब्लड वेसल में बढ़ गया। तो जब ग्लूकोज का लेवल ऐसी कंडीशन जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाए तो इसको कहते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया। व्हाट इज हाइपरग्लाइसीमिया? हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल का क्या होना, इंक्रीज होना। लेकिन ऐसी कंडीशन जब यूरिन में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा मिले, कहां पर मैं बात कर रहा हूं, अभी मैंने ब्लड में बात की, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल आपको ज्यादा मिल रहा है तो इसको क्या कहेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं, ग्लाइकोसूरिया की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है, यूरिन में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इन यूरिन, जब यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोसूरिया कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि दिस कंडीशन आर कॉमनली सीन इन डायबिटीज मिलिटस। डायबिटीज मिलिटस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें क्या होगा, जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा और यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ा हुआ मिलेगा। तो कुल मिला के टाइप 1 डायबिटीज जो है, ये टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है, ये टाइप 1 डायबिटीज वो डायबिटीज है जब पेनक्रियास की बीटा सेल या पेनक्रियास खुद काम करना बंद कर दे तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ेगा, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो क्या आपको एक कंडीशन समझ में आई? दूसरी तरफ देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, इसको समझते हैं। तो आपने क्या किया, फूड इंटेक किया, खाना खाया, फूड इंटेक किया, तो फूड से आपकी बॉडी में क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा। ये ग्लूकोज आ गया, ये ग्लूकोज कहां गया, ब्लड वेसल में गया। अब हमारा जो पेनक्रियास है वो नॉर्मल कंडीशन में है, डिसीज कंडीशन में नहीं है। इसकी जो बीटा सेल है, ये बीटा सेल क्या कर रही है, ये प्रॉपर इंसुलिन प्रोडक्ट कर रही है, इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है, इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हमारी जो सेल है वो सेल प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है। सेल क्या नहीं कर पा रही है, रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है, ये इंसुलिन को सेंस नहीं कर पा रही है। इसका मतलब क्या है कि पेनक्रियास भी सही है, पेनक्रियास की बीटा सेल भी सही है और इंसुलिन भी सही ढंग से बन रहा है, लेकिन जो सेल जो है उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, मतलब सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है उस पर भी जाके बाइंड कर गया, लेकिन वो ग्लूकोज का इंटेक नहीं कर पा रहा है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इंसुलिन होने के बाद भी यहां तो इंसुलिन नहीं था, इसलिए ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा था और नहीं एनर्जी बन रहा था। लेकिन यहां पर इंसुलिन होने के बाद भी, यहां इंसुलिन होने के बाद भी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में जो है, ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि इंसुलिन वो प्रॉपर फंक्शन कर ही नहीं पा रहा, नहीं सेल उसको रिस्पॉन्स दे पा रही है। तो ऐसी कंडीशन को हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। तो दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, डिसीज दैट कॉज हाई ब्लड शुगर लेवल। किसकी बात कर रहे हैं, एक ऐसी बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें ब्लड का लेवल जो है बढ़ जाता है। तो इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, इसी डिसीज को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मिलिटस कहते हैं। और ये डायबिटीज मिलिटस जो है दो टाइप से होती है, जिसको हमने पहला कहा टाइप 1 डायबिटीज। ये टाइप 1 डायबिटीज जो होती है दैट अकर, क्यों होती है, दैट अकर ड्यू टू that occur due to pancreas does not occur because due to pancreas does not produce enough insulin। जो इंसुलिन है वो प्रॉपर बना नहीं दिया जा रहा है, किसके द्वारा,
पेनक्रियास के द्वारा। तो पेनक्रियास या मैं बोल सकता हूं बीटा सेल, पेनक्रियास की जो बीटा सेल है वो प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है किसको, इंसुलिन को। क्यों इंसुलिन को बना नहीं पा रहा है, क्योंकि या तो वो लॉस कर चुका है किनको, अपनी सेल्स को। कौन सी सेल्स को, बीटा सेल को, जो क्या करती है, इंसुलिन बनाती है। तो टाइप 1 का मतलब क्या हुआ, अकर बिकॉज ड्यू टू पेनक्रियास डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन ड्यू टू लॉस ऑफ बीटा सेल्स। तो क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया। और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज का मतलब होता है अकर बिकॉज बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। जो इंसुलिन है उसके अगेंस्ट जो होती है बॉडी क्या हो जाती है, वो रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। मतलब कुल मिला के अब शरीर में एक इंसान को एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज का होना जरूरी है, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तभी होगा जब इंसुलिन होगा। तो एक व्यक्ति को इंसुलिन चाहिए और वो इंसुलिन नहीं है तो उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में, यूरिन में बढ़ जाएगा। तो क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया। तो अब इस प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन किया जाए, कैसे भी करके इंसुलिन जो है बॉडी में इंसर्ट करवाना पड़ेगा या इंजेक्ट करवाना पड़ेगा, तब जाके ग्लूकोज का लेवल क्या हो पाएगा, मेंटेन हो पाएगा। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए, तो पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं जो हमने अभी स्टडी किया है। तो हमने क्या देखा कि डायबिटीज मिलिटस जो है, ये जो डायबिटीज मिलिटस जो है इज अ डिसीज इन विच बॉडी डज नॉट बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। मतलब बॉडी प्रॉपर तरीके से क्या प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। दूसरा, इंसुलिन इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल। इंसुलिन किस लिए रिक्वायर्ड होता है, कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करना पड़ेगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल रखना है तो इंसुलिन का होना जरूरी है। यदि इंसुलिन प्रॉपर क्वांटिटी क्वालिटी में नहीं है तो यहां पर ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देयरफॉर डायबिटिक पेशेंट नीड इंजेक्ट या इंजेक्शन या इंजेक्ट इंसुलिन। तो क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया। एक जो डायबिटिक पेशेंट है जिसको शुगर की प्रॉब्लम है, उस डायबिटिक पेशेंट को इंजेक्ट करना ही पड़ेगा इंसुलिन को, कैसे भी करके। क्योंकि यदि वो इंजेक्शन नहीं लेता है, इंजेक्ट नहीं करता है, तो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम दे चुके हैं। या तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा या तो ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा, जो कि दोनों कंडीशन किसकी है, जिसको हमने डायबिटीज मिलिटस कहा। तो यहां तक का आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अब क्या किया जाए, देखिए कैसे भी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाना है इंसुलिन को, क्योंकि इंसुलिन ही वो एकमात्र रास्ता है जिसके हेल्प से ग्लूकोज से एनर्जी बनाई जा सकती है। ग्लूकोज को क्या किया जाएगा, ब्लड वेसल से निकालकर सेल तक पहुंचाया जाएगा, फिर सेल उसका यूटिलाइज करेगा एनर्जी बनाने में। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अर्लियर सोर्स ऑफ द इंसुलिन। पहले के जमाने में क्या होता था, या मैं बोलूं कि आज से जब बायोटेक्नोलॉजी नहीं था, रिकॉम्बिनेंट डेल टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उस समय इंसुलिन का क्या सोर्स था, जिन व्यक्ति के अंदर, जिन पेशेंट के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो यहां पर अर्लियर सोर्स जो इंसुलिन वाज क्या था, तो अर्लियर इंसुलिन वाज क्या किया गया, एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड ये कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया, अर्लियर इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेनक्रियास। पेनक्रियास, अब किसके पेनक्रियास से एक्सट्रैक्ट किया गया, वो एक्सट्रैक्ट किया गया केटल और पिग के। मतलब आपको समझ में आ रहा है, इंसुलिन को एनिमल्स के पेनक्रियास से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था। मतलब एक ह्यूमन की बॉडी में इंसुलिन बन नहीं रहा है, और बन नहीं रहा है तो उसको कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया, दूसरे एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया गया, जैसे केटल और एनिमल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये केटल है और ये पिग है। ये केटल और पिग जो है, इनकी बॉडी से क्या किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया किसको, इंसुलिन को। लेकिन ये इंसुलिन कैसा था, इम्प्योर था, मतलब प्यूरिटी नहीं थी, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो हमने क्या किया कि ये केटल और जो पिग है इसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया, लेकिन ये इम्प्योर इंसुलिन था, और इसको क्या किया, इसका प्यूरिफिकेशन किया, और प्यूरिफिकेशन करके हमने फिर क्या किया, इसको प्यूरिन इंसुलिन, प्योर इंसुलिन बनाया। तो क्या आपको बात समझ में आई। पहले जानवरों से, मतलब एनिमल से जो केटल और
पिग है, इनकी बॉडी से इंसुलिन को निकाला जाता था जो कि इम्प्योर था। फिर इसका प्यूरिफिकेशन किया गया। इनका प्यूरिफिकेशन करने के बाद इनसे प्योर जो एक्सट्रैक्ट है इंसुलिन का उनको निकाला गया और फिर इनका जो है यूज किया जाता था। तो क्या हुआ प्रॉब्लम कि जो जानवरों से, जो एनिमल से इंसुलिन निकाली है वो इम्प्योर थी और उसको प्योर किया गया और इसको इंजेक्ट किया गया बॉडी के अंदर। फिर क्या किया गया? इंजेक्टेड इनटू द इंसुलिन पेशेंट। जो इंसुलिन पेशेंट है उनके अंदर क्या किया गया? इंजेक्ट किया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? क्योंकि ये एनिमल से क्या किया गया? इंप्योर फॉर्म में लिया गया, फिर प्यूरिफिकेशन किया गया। तो प्रॉब्लम क्या थी कि लार्ज नंबर ऑफ एनिमल हैड टू बी किल्ड। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव ये था कि यदि आपको इंसुलिन लेना है तो इसके लिए जानवरों को आपको मारना पड़ेगा, जो केटल है इसको मारना पड़ेगा और उसके पेनक्रियास से आपको क्या करना पड़ेगा? इंसुलिन निकालना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको बात समझ में आएगी, यहां पर लार्ज स्केल पर इंसुलिन लेना है तो एनिमल को किल करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा, एनिमल इंसुलिन समटाइम कॉज एलर्जी। ये बात आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आप किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया गया, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया, बॉडी पार्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया इंसुलिन अब अपने लिए यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये एलर्जी कॉज करेगा या डिसीज कॉज करेगा, किसमें? ह्यूमंस के अंदर। तो ये एक बात ये भी आपको समझ में आना है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। आपने एनिमल को ज्यादातर से मारना पड़ेगा तब जाके आपको लार्ज क्वांटिटी मिलेगी। दूसरा, इसको आपको प्यूरिफाई करना पड़ेगा और प्यूरिफाई करने के बाद भी यदि आपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा? एलर्जी क्रिएट करेगा, डिसीज क्रिएट करेगा, जो ह्यूमन के लिए बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होगी। तो ये बात आप समझ गए। और तीसरी बात करें कि जो एनिमल है, एनिमल इंसुलिन समटाइम कॉज एलर्जी, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं सप्लाई वाज लिमिटेड। अब इसका सप्लाई कितना कर पाएंगे, कितने एनिमल को आप किल कर पाएंगे, कितना इससे प्रोडक्शन ले पाएंगे, कितना प्यूरिफिकेशन कर पाएंगे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। एक ह्यूमन बीइंग की डिसीज को जो ट्रीट करने का एक जो सोल्यूशन था वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग करने वाला था। इसको सोल्यूशन के लिए फिर क्या किया गया? नीड फॉर जेनेटिकल इंजीनियर इंसुलिन। तो आपको आप समझ में आएगा कि क्या हमने अभी डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया इंसुलिन नॉर्मल होगा तो क्या होगा, प्रॉपर कंडीशन में हमारा पेनक्रियास फंक्शन कर रहा है लेकिन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, और रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा जो सेल है वो, तो उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हमको इंसुलिन की जरूरत क्यों है, क्यों इसको बनाना पड़ रहा है? तो सबसे बड़ा अब हमारा टारगेट है नीड फॉर जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन, जो हमारा आज का टॉपिक है, हम उसको डिस्कस करने वाले। देखिए, अभी हमने जितना भी पढ़ा इसके पहले हमने देखा कि लार्ज संख्या में एनिमल को मारना पड़ेगा, इंसुलिन से एलर्जी भी हो जाती है या लिमिटेड इसकी सप्लाई होती है। तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ओवरकम दिस प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम थी इनको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या प्रोड्यूस किया? ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन किया, जो कि कैसा था? सेफली था और लार्ज क्वांटिटी में हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो कैसे प्रोडक्शन लिया गया, थोड़ा इसको हम डायग्राम के साथ समझते हैं। आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट के साथ समझा रहा हूं, वन बाय वन स्टेप में समझा रहा हूं, ताकि आपके कंसेप्ट, आपके एग्जाम के पॉइंट हिसाब से आपके जो क्वेश्चन है, आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। चलिए, इसको थोड़ा आप कैसे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इंसुलिन को बनाओगे और डायबिटीज का ट्रीटमेंट सर्च कर पाओगे। चलिए, सपोज करते हैं कि ये क्या है? एक प्लाज्मिड है। ये कौन सा प्लाज्मिड है? पीबीआर 322। ये कहां से मिला? ई कोलाई बैक्टीरिया से मिला। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, जो हमने या तो हमने इसके पहले जब बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल के बारे में देखा था तो वहां पर पीबीआर 322 जो है आर्टिफिशियल तरह से बनाया गया, ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए बनाया गया एक प्लाज्मिड है। तो ये क्या है? पीबीआर 322 क्या है? ये क्या है? हमारा प्लाज्मिड है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। दूसरा, अब हमारे पास क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो कौन है? हमारा इंसुलिन जीन। ये कौन है? इंसुलिन जीन। ये मेरे पास क्या है? रेड कलर से आप देख रहे हैं, ये मेरा इंसुलिन जीन है। तो मैंने क्या किया? इस इंसुलिन जीन को इस वेक्टर के अंदर, इस प्लाज्मिड के अंदर क्या कर दिया?
ऐड कर दिया। आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पता है, आपको डीएनए लाइगेज पता है, तो मैंने क्या कर दिया, इस इंसुलिन जीन को जो कि मैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेके आया हूं, ये मेरा डिजायर्ड डीएनए है, इसको मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकता हूं, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैंने इस इंसुलिन जीन को उठाया और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, डीएनए लाइगेज की हेल्प से मैंने इस प्लाज्मिड के अंदर उसको जोड़ दिया। तो अब मेरा ये जो डीएनए बन गया है वो कैसा बन गया, आर डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब मैंने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो ये मेरा कौन सा बैक्टीरिया हो गया, ये ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया हो गया। इस ई कोलाई के अंदर मैंने क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया। अब इस आर डीएनए में, ये आर डीएनए में आप देख रहे हैं, ये आर डीएनए में ये क्या है, आर डीएनए में ये क्या है, इंसुलिन जीन है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन जीन है। ये इंसुलिन जीन जो है वो अब इस इंसुलिन जीन का क्या बनेगा, इंसुलिन बनेगा। तो ये बैक्टीरिया जो है अब वो क्या प्रोड्यूस करके दे दिया, इंसुलिन बना के दे दिया। लेकिन ये नॉन फंक्शनल इंसुलिन बनाए, नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल इंसुलिन। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया कि हमने क्या किया, बैक्टीरिया के जो PBr32 प्लाज्मिड है उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ा और हमने आरडीएनए बनाया। उस आरडीएनए को हमने ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ई कोलाई ने अब क्या बनाया, इंसुलिन बनाया। लेकिन कैसा इंसुलिन बनाया, नॉन फंक्शनल इंसुलिन बनाया। कुल मिला के मैं बोलूं ये एक तरह का इनएक्टिव इंसुलिन है। ये कैसा इंसुलिन है, इनएक्टिव इंसुलिन है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई कि बैक्टीरिया से जो हमने इंसुलिन बनाया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये कैसा है, नॉन फंक्शनल है। तो क्या आपको एक कंसेप्ट में आया, जब ये नॉन फंक्शनल इंसुलिन है तो ये बॉडी में कुछ काम नहीं कर पाएगा, इसको हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई का मतलब ये है कि इस इनएक्टिव इंसुलिन को एक्टिव इंसुलिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये डायबिटीज का ट्रीटमेंट के लिए सही ढंग से काम कर पाएगा, प्रॉपर तरीके से डायबिटीज के ट्रीटमेंट में हेल्प कर पाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है ये समझते हैं। देखिए, ये हमने बैक्टीरिया से बनवाया, इस बैक्टीरिया से बनाए गए इंसुलिन का नाम क्या है, इसको हम नॉन फंक्शनल इंसुलिन कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन या इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन फंक्शनल। मैं क्या लिख दूं यहां पर, नॉन फंक्शनल इंसुलिन। अब ये नॉन फंक्शनल क्यों है, इसको नॉन फंक्शनल क्यों कहा गया, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। इसको नॉन फंक्शनल कहने का मतलब क्या है, इसको नॉन फंक्शनल कहने का मतलब ये है कि इस इंसुलिन में क्या क्वालिटी नहीं है, इस इंसुलिन में क्या क्वालिटी नहीं है ये हमको देखना है। तो अभी आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो इंसुलिन है, इस इंसुलिन का कैसा नेचर है, प्रो इंसुलिन है। इसको मैं बोल सकता हूं, या मैं बोल सकता हूं ये इनएक्टिव है या नॉन फंक्शनल है। क्यों है, क्योंकि इसमें आपको दो चेन दिख रही है। ये वाली जो चेन दिख रही है वो है ए चेन, जो रेड कलर से दिख रहा है वो ए चेन है। ये कैसी चेन है, ये बी चेन है। ये आपको समझ में आया। तो आपको जो रेड कलर से दिख रहा है वो एक ए चेन है और एक बी चेन है। इसके अलावा जो येलो कलर से दिख रहा है इसको सी पेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सी पेप्टाइड कहते हैं। और इस सी पेप्टाइड के कारण ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। तो मैं कैसे भी इस सी पेप्टाइड को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। किसको रिमूव कर दिया, सी पेप्टाइड को। तो सी पेप्टाइड जो है उसको यदि मैं रिमूव कर दूं, सी पेप्टाइड जो है उसको यदि रिमूव कर दूं और उसको डाई सल्फाइड बॉन्ड से क्या कर दूं, जोड़ दूं। ये मैंने क्या कर दिया, ये डाई सल्फाइड बॉन्ड है, ये आप देख रहे होंगे यहां पर डाई सल्फाइड बॉन्ड। मैंने डाई सल्फाइड बॉन्ड से क्या कर दिया, उनको जोड़ दिया। मतलब ये ए चेन है, ये बी चेन है। मैंने ए और बी चेन को क्या कर दिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया और उसकी जो सी पेप्टाइड थी उसको हटा दिया। तो जो मेरा प्रो इंसुलिन जो इनएक्टिव था वो क्या हो चुका है, इंसुलिन में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब कुल मिला के ये क्या हो चुका है, ये एक्टिव हो चुका है। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि इंसुलिन जीन, इंसुलिन जो जीन होता है, ये इंसुलिन जीन है
जो आपको हमको जो डायग्राम में हमने देखा है, ये इंसुलिन जीन है। ये इंसुलिन जीन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। ये जीन ही क्या होता है, इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन पेनक्रियास। पेनक्रियास के अंदर जो इंसुलिन जीन होता, पेनक्रियास के अंदर जो इंसुलिन जीन बनता है उसका मेन कारण कौन है, इंसुलिन जीन है, जो सिंथेसिस करवाता है इंसुलिन की। कहां पर करवाता है, पेनक्रियास में। और पेनक्रियास की कौन सी सेल के अंदर, तो यहां लिख सकते हैं बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। मोस्ट आईएमपी आपको याद रखना है, ये एग्जाम के हिसाब से आईएमपी है कि कौन सी सेल इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है, तो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। चलिए दूसरा, द प्रोटीन फॉर्म फ्रॉम द इंसुलिन जीन। जो जो इंसुलिन जीन है उससे जो हमारा प्रोटीन बना है, हार्मोन भी बोल सकते हैं या इंसुलिन भी बोल सकते हो, ये इंसुलिन जो बना है इसको कैसा बना है, ये हमारा बना है प्रो इंसुलिन बना है। कैसा बना है, प्रो इंसुलिन बना है। प्रो इंसुलिन का मतलब कैसा है, वो इनएक्टिव है। कैसा है, इनएक्टिव है, या मैं बोल सकता हूं नॉन फंक्शनल है। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि इस प्रोटीन के, ये इस जीन के द्वारा जो बनने वाला इंसुलिन जो है वो प्रो इंसुलिन है, इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फ्यू डिफरेंट प्रोटीन चेन्स, इनके अंदर कुछ प्रोटीन की चेन्स होती हैं, जिसे स्पेशली मैंने क्या बात की, चेन ए की बात की। फिर दूसरा मैंने चेन बी की बात की, और इसके अलावा सी पेप्टाइड की बात की। मैंने किसकी बात की, सी पेप्टाइड की बात की। ये सी पेप्टाइड है, और ये तीनों मिलकर एक प्रो इंसुलिन होता है। तो आप देख रहे हैं ये ए चेन है, ये बी चेन है। जो रेड रेड कलर से दिख रहा है वो ए चेन और बी चेन है, लेकिन जो येलो कलर से दिख रहा है वो सी पेप्टाइड है। ये तीनों मिलाकर क्या कहलाती है, प्रो इंसुलिन कहलाता है, इनएक्टिव इंसुलिन कहलाता है। लेकिन कैसे भी आप क्या कर दो, ये प्रो इंसुलिन इज नॉट, प्रो इंसुलिन कैसा होता है, प्रो इंसुलिन इज नॉट फंक्शनल। ये कैसा होता है, नॉट अ फंक्शनल फॉर्म ऑफ इंसुलिन। कभी भी ये फंक्शनल फॉर्म नहीं होता है इंसुलिन का। यदि इसको फंक्शनल करना है तो आपको सी पेप्टाइड को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, वहां से उसको रिमूव करना पड़ेगा। सो द सी पेप्टाइड इज नॉट पार्ट ऑफ सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड जो ये वाला पार्ट देख रहे हो येलो कलर से, ये सी पेप्टाइड जो होता है इज नॉट पार्ट ऑफ एक्टिव इंसुलिन। ये सी पेप्टाइड जो है, ये सी पेप्टाइड जो है ये एक्टिव इंसुलिन का पार्ट नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। तो ये सी पेप्टाइड जो है नॉट पार्ट ऑफ इंसुलिन। और कौन सा इंसुलिन, एक्टिव इंसुलिन या फंक्शनल इंसुलिन। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया, जो फंक्शनल इंसुलिन है उसका ये पार्ट नहीं है। इसलिए प्रो इंसुलिन इज फर्दर प्रोसेस्ड टू रिमूव द सी पेप्टाइड। इसलिए सी पेप्टाइड को वहां से हटा दिया गया और उसको एक्टिव इंसुलिन में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। तो क्या आपको यहां तक की जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंसुलिन को बनाया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं इंसुलिन की। हमारी जो बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है, मतलब मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ह्यूमन इंसुलिन। एक इंसुलिन की बात कर रहे हैं जहां पर मैंने आपको ये सी पेप्टाइड बताई, ये क्या है, सी पेप्टाइड है। ये क्या है, सी पेप्टाइड है, ये सी पेप्टाइड है। ये ए चेन है, ये क्या है, ए चेन है। इसके अलावा ये क्या है, ये बी चेन है। तो मैंने आपको बताया कि तीन चेन मिल रही है एक प्रो इंसुलिन के अंदर जो इनएक्टिव है। लेकिन मैं यहां से सी पेप्टाइड को हटा दूं तो मेरा इंसुलिन बन जाएगा एक्टिव, एक्टिव बन गया। और इसके साथ मैंने क्या किया, डाई सल्फाइड बॉन्ड जो है उनको बना दिया। तो ये क्या है, सल्फाइड बॉन्ड है। तो ये सल्फाइड बॉन्ड का क्या कर दिया गया, फॉर्मेशन कर दिया गया और इसको एक्टिव कन्वर्ट कर दिया गया, एक्टिव इंसुलिन बना गया। तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि ए चेन जो होती है उसके अंदर क्या होता है, 21 अमाइनो एसिड होते हैं। कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 21 अमाइनो एसिड होते हैं। दूसरा, बीटा चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड होते हैं। कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 30 अमाइनो एसिड होते हैं। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई। जो ए चेन है वो छोटी चेन है, जबकि बी चेन है वो बड़ी चेन है। छोटी चेन ये वाली है, ए चेन जो है ये स्मॉल चेन है जिसके अंदर 21 अमाइनो एसिड होते हैं।
और दूसरी चेन कौन सी है, बी चेन है, जिसके अंदर 30 अमाइनो एसिड होते हैं। और सी पेप्टाइड को हटा दो और ए और बी को क्या कर दो, जोड़ दो सल्फाइड बोन से, तो वो बन जाएगा एक्टिव प्रोटीन। तो कुल मिला के बोथ चेन आर लिंक्ड बाय डाई सल्फाइड बोन, डाई सल्फाइड बोन। तो क्या आपको ये समझ में आया, डाई सल्फाइड बोन से आप क्या कर दो, उनको जोड़ दो। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाई सल्फाइड बोन जो है वो आप ए चेन और बी चेन को आपस में कनेक्ट करने के लिए और उस प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो प्रॉब्लम इन आर्टिफिशियल प्रोडक्शन, जो हमने बनाया है वो आर्टिफिशियल बना है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बना है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मेन चैलेंजेस वाज टू प्रोड्यूस ए एंड बी चेन। अब ए और बी चेन आर सेपरेटली बाय द join them correctly with the dis applied bond, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये डिस अप्लाइड हो गया है, डाइसल्फाइड होना चाहिए। ये बाय मिस्टेक हुआ है, आपको इसको क्या करना है, डाइसल्फाइड करना है। ये क्या करना है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जब भी आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से एक इंसुलिन बनाने जा रहे हो, तो वहां पर एक सी पेप्टाइड की चेन भी प्रेजेंट है, जिसके कारण वो इनएक्टिव बन रहा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ए चेन को बनाना पड़ेगा, फिर बी चेन को बनाना पड़ेगा, और दोनों चेन को हमको जोड़ना पड़ेगा। मतलब हम चाहते हैं कि सी चेन या सी पेप्टाइड नहीं हो, सी पेप्टाइड होगा तो इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया। तो एक सबसे पहले एक कंपनी आई, मोस्ट आईएमपी एग्जाम के पॉइंट से मैं आपको बता दूं, एक कंपनी है जिसका नाम है इली लिली। इली लिली नाम की जो कंपनी है, ये आईएमपी है बेटा, आपको याद रखना है। इली लिली नाम की एक अमेरिकन कंपनी है। कैसी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, जिसने क्या किया, ए चेन से ए चेन को अलग से बनाया, फिर बी चेन को अलग से बनाया, और दोनों को डाइसल्फाइड बोन से जोड़ दिया। तो सबसे पहली कौन सी कंपनी है जिसने आर्टिफिशियली इंसुलिन को बनाया और अलग अलग चेन को सिंथेसाइज करके बनाया? तो वो है एक अमेरिकन कंपनी, जो है वो है इली लिली। जिसने क्या किया, जिसने जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन को बनाया, जिसको आज हम क्या कहते हैं, ह्यूमिलिन कहते हैं, हिम्यूलिन के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान आपको रखना है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या आपको दिख रहा है, ये है प्लाज्मिड, जिसको मैंने पीबीआर 32 कहा, जो आपको ऑलरेडी पता है, जो को आपको मैंने डायग्राम से बताया। ये है हमारा पीबीआर 32। ये क्या है, ये क्या है, जीन है। कौन सा जीन है, जीन फॉर चेन ए। ये क्या है, जीन फॉर चेन ए। ये कौन सी चेन का जीन है, ये जीन है फॉर चेन ए। तो मैंने क्या किया, इस जीन को इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, तो मेरे पास इस प्लाज्मिड के साथ जीन एक की चेन वाले जीन को जोड़ दिया, तो मेरे आरडीएनए बन गया। फिर मैंने इस आरडीएनए को एक ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया, तो इस ई कोलाई बैक्टीरिया ने इसकी क्या बना के दे दी, एक चेन ए बना के दे दी। तो ये क्या है, चेन ए। चेन ए, चेन जो है बना के मुझे सिंथेसाइज करके इस बैक्टीरिया ने मुझे दे दी। तो इसका नाम क्या हुआ, चेन ए। ये चेन ए किसने बनाई, ये चेन ए बैक्टीरिया ने बनाई। क्यों चेन ए बनाई, क्योंकि इसके पास जीन हमने कौन सा इंसर्ट किया, जीन ए इंसर्ट किया, जो कि चेन ए के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जीन फॉर चेन ए। इसी तरह हमारे पास दूसरा कंसेप्ट है। अब दूसरे कंसेप्ट में हमने क्या किया, जीन लिया, जीन फॉर चेन बी। अब हमने क्या किया, एक जीन लिया, उसको इंसर्ट कराया इस प्लाज्मिड के साथ, तो आरडीएनए बन गया। सेम प्रोसेस जो यहां किया है वो यहां कर रहे हैं, बस यहां पर ए चेन को बनाने वाला जीन था, यहां पर बी चेन को बनाने वाला जीन है। तो हमने बी चेन को बनाने वाले जीन को यहां पर इंसर्ट कर दिया, तो ये हमारा आरडीएनए बन गया। अब इस आरडीएनए को मैंने ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर किया, तो अब इस ई कोलाई ने क्या मुझे बना के दिया, अगेन मुझे क्या बना के दी, चेन बी बना के दे दिया। तो आई थिंक आपको यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गई, बी चेन आ गई, या मैं बोल सकता हूं चेन बी आ गई। तो मैं इसको लिख दूं चेन बी।
तो अब आपके पास चेन ए बन चुका है, चेन बी बन चुका है। अब इन दोनों चेन को आपस में क्या कर दो, डाई सल्फाइड बॉन्ड से क्या कर दो, जोड़ दो। अब इस कंपनी ने क्या किया, डाई सल्फाइड जो बॉन्ड है, उस डाई सल्फाइड बॉन्ड से दोनों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये क्या है, डाई सल्फाइड बॉन्ड है। तो अब अगेन कुछ एग्जाम्पल के लिए आप समझाना चाहें तो यहां पर डाई सल्फाइड जो है वो बना सकते हैं। तो ये डाई सल्फाइड जो बॉन्ड है यहां पर इन दो चेन के बीच में बना दिया गया और इसको क्या कर दिया गया, इंसुलिन, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव इंसुलिन कहते हैं। ये क्या है, एक्टिव इंसुलिन कहेंगे, या इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल इंसुलिन कहेंगे, फंक्शनल इंसुलिन कहेंगे। और इस तरह से इली लिली नाम के कंपनी ने ए चेन बी चेन दोनों को सेपरेटली क्या किया, सिंथेसाइज किया, और सेपरेटली सिंथेसाइज करने के बाद ए चेन और बी चेन को प्रोडक्ट किया और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। तो किस तरह से बनाया गया ये थोड़ा समझते हैं। तो अमेरिकन कंपनी इली लिली थी जिसने सबसे पहले क्या किया गया, जेनेटिकली इंजीनियर बनाया। उसकी स्टेप्स क्या रही है, किस तरह से बनाया गया, उसको थोड़ा समझते हैं। तो इन्होंने क्या किया, डीएनए सीक्वेंस फॉर ए चेन और डीएनए सीक्वेंस फॉर बी चेन। या डीएनए सीक्वेंस का मतलब क्या है, जीन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, जीन की बात कर रहा है। ये जीन ए है और हमने एक जीन क्या लिया, बी लिया। तो जीन ए जो होगा ए चेन को बनाएगा, जीन बी जो है बी चेन को बनाएगा। और कैसे बनाया, प्रिपेयर्ड सेपरेटली, दोनों को सेपरेट बनाया। जीन वर इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड, ए को भी हमने प्लाज्मिड में इंसर्ट करवाया, बी को भी इंसर्ट करवाया। कौन से प्लाज्मिड में, PBr322 को। तो फिर क्या हुआ, उसका रिकॉम्बिनेंट बना। अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या कर दिया गया, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो बैक्टीरिया ने ए चेन और बी चेन सेपरेटली अलग अलग बना के दे दी। मतलब कुल मिला के इस बैक्टीरिया ने ए चेन बना के दी, इस बैक्टीरिया ने बी चेन बना के दी। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर बोथ चेन वर आइसोलेटेड एंड कंबाइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। हमने क्या किया, दोनों चेन को मिलाया और आइसोलेट किया और उन दोनों को आपस में जोड़ दिया, किसके थ्रू, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। और इस तरह से फंक्शनल ह्यूमिलिन इंसुलिन जो है हमको मिला। और इस ह्यूमन इंसुलिन को क्या याद रखना है आपको, नेम ऑफ द फर्स्ट कॉमर्शियल ह्यूमन इंसुलिन इज ह्यूमिलिन। मोस्ट आईएमपी इसी पर क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया भी है और पूछा जा भी सकता है। कौन सा फंक्शनल इंसुलिन बनाया गया जिसका नाम है ह्यूमुलिन, ये आपको याद रखना है। तो ह्यूमुलिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है, जो कि अमेरिकन कंपनी इली लिली ने फर्स्ट टाइम इसको बनाया है। तो क्या आपको यहां तक का जो कंसेप्ट है समझ में आया, और किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इंसुलिन को बनाया गया। चले, एडवांटेज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। पहला, नो नीड टू किल एनिमल। यहां पर जो एनिमल है इनको मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर हम आर्टिफिशियली बना रहे हैं। यहां पर एनिमल्स को कैटल्स को किल करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, लेस चांस टू एनर्जी, क्योंकि हमने सी पेप्टाइड को हटा दिया, वो इनएक्टिव था। अब हम इसको ऐसा डिजाइन कर रहे हैं कि किसी भी तरह से एलर्जिक रिएक्शन कॉज नहीं करना चाहिए, न ही कोई अदर सिम्टम डेवलप करना चाहिए। दूसरा, इसको हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन पॉसिबल कर सकते हैं। हमारे पास बायोरिएक्टर है, फर्मेंटर है, जिसको हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन ले सकते हैं। दूसरा, ये प्योर होता है और सेफ इंसुलिन होता है, जिसमें कोई नॉन जो सेंसिबल, मतलब हम बोल सकते हैं कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं होता जिसको हमको प्यूरिफाई करना पड़े। तो ये प्योर होता है, सेफ होता है, और कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म। इसका मतलब ये सस्ता होने के बाद भी और लंबे समय तक काम करता है। ये अच्छी क्वालिटी है हमारी बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की द्वारा बनाई गई इंसुलिन, जिसको हमने ह्यूमुलिन कहा। तो ये कुल मिला के ये आपको एप्लीकेशंस या एडवांटेज जो है बहुत अच्छे समझ में आ गए। तो आपको एग्जाम के पॉइंट से क्या याद रखना है, फर्स्ट जेनेटिकली ह्यूमन इंसुलिन कौन है, ह्यूमुलिन है, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है, आईएमपी है, इसका नाम क्या है, ह्यूमुलिन है। दूसरा, किस कंपनी ने बनाया, उस कंपनी का नाम क्या है, इली लिली है। कब बनाया, 1983 में बनाया। कौन सा वेक्टर यूज किया गया, PBr322 यूज किया गया। किस होस्ट, किस ऑर्गेनिज्म के लिए किया बनाया गया, ई कोलाई से प्रोड्यूस किया गया, ये आपको याद रखना है। और कौन सी चेन, जिसको हम सी पेप्टाइड कहते हैं, ये अब्सेंट होती है किसके अंदर, एक प्रॉपर फंक्शनल मेच्योर इंसुलिन के अंदर। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट
बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की जो बेहतरीन एप्लीकेशन जो है हमारे हेल्थ केयर के लिए, जो कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए है। तो आपको कंसेप्ट ये समझ में आ गया। अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्शंस ले सकते हैं इंसुलिन का, और हम इंसुलिन के हेल्प से क्या कर सकते हैं, शुगर के लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारी एनसीईआरटी की। चलिए अगेन हम बात करते हैं, यहां तक का मुझे लगता है कि आप जो इंसुलिन से रिलेटेड जो पैराग्राफ है, इंसुलिन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी आपके समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन जो उनका जो सोल्यूशन है वो भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और किस तरह से आप इनका प्रोडक्शन ले सकते हैं। चलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो प्रोसेस है, जो आरडीएनए की जो हमारी प्रोसेस है, इस आरडीएनए की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से आप किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए अब मेड इमेंस इंपैक्ट द एरिया ऑफ हेल्थ केयर, हम हेल्थ केयर की बात करें, इनेबलिंग द मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर रिलेटिव हेल्थ थेरेपेटिक ड्रग्स। कई सारे हमने प्रोटीन ड्रग्स देखे हैं। द रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, वो जो क्या है अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस कॉज नहीं करते हैं, एज द कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉन ह्यूमन सोर्स। ये नॉन ह्यूमन सोर्स से लिया गया, आइसोलेटेड किया जाता है, प्रोडक्ट लिया जाता है। एज प्रेजेंट, आज की डेट में एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज। ये आपको याद रखना है, कितने तरह से ये डेटा आपको याद रखना है। 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स जो प्रोटीन है, जो है फंक्शनल जो प्रोटीन है, इनको क्या कर दिया गया है, बनाया गया है, जो आज की कंडीशन में प्रेजेंट है ऑल ओवर दी। ये आपको वर्ड में याद रखना है। इन इंडिया, इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर, इन इंडिया 12 ऑफ दिस आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केट। अब ये बात समझ में आ रहा है, मतलब कुल मिला के मैं क्या बोल रहा हूं, ये पूरे वर्ल्ड में 30 रिकॉम्बिनेंट बनाए गए हैं, और उसमें से अकेला इंडिया के अंदर जो है वो 12 टोटल बनाए गए, क्या गए हैं, रिकॉम्बिनेंट बना दिए गए। चले जेनेटिकल इंजीनियर, हम इंसुलिन की बात करें, मैनेजमेंट ऑफ दिस एडल्ट वन से डायबिटीज की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन। डायबिटीज का आप क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं इंसुलिन लेकर। कब, जब रेगुलर इसका टाइम इंटरवल हो तो आप उसको ले सकते हैं। सो व्हाट विल बी डायबिटीज पेशेंट डू इफ द इनफ ह्यूमन इंसुलिन वॉज नॉट अवेलेबल। जब इनफ इंसुलिन ही नहीं होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर कई सिम्टम देखेंगे। सो इफ यू डिस्कस दिस वे व्हाट सुन आर रियलाइज वन ऑफ द वुड हैव बीन आइसोलेटेड। ये जो आप देख लीजिएगा बेटा, ये क्या बताना चाह रहे हैं, अदर एनिमल, हम क्या ले सकते हैं, अदर एनिमल से ले सकते हैं। सो वुड यू इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर एनिमल्स बी जस्ट इफेक्टिव एज, और अदर एनिमल से हम इंसुलिन लेते हैं तो क्या वो इफेक्टिव होगा, ये हमको थोड़ा याद रखना है। secreted by the human body itself and would not be elicit the human response in the human body। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। imagine if the bacterium were available, could make human insulin। यदि बैक्टीरिया जो सेल है ह्यूमन इंसुलिन बना रहा है, सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल। यदि बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाए तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल हो जाएगी, और इजिली से हम क्या कर सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ द बैक्टीरियम एंड मेक मच इंसुलिन एज यू नीड। और ऐसा यदि पॉसिबल हो पाया है तो हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज, ये आपको याद रखना है, इंसुलिन किसके लिए होता है, डायबिटीज बीमारी के लिए होता है। अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेनक्रियास, कहां से, जो स्लेटर हाउस होते हैं जहां पर केटल और पिग को किल किया जाता है। इंसुलिन फ्रॉम दिस एनिमल सोर्स, एनिमल के सोर्स से लिया था। कॉज सम पेशेंट जो होते हैं डेवलप एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस इन द फॉरेन प्रोटीन, और उस फॉरेन प्रोटीन के कारण बॉडी में एलर्जी हो जाती थी, अदर सिम्टम डेवलप हो जाते थे, जो कैसा था, सेफ नहीं था। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। इस इंसुलिन के अंदर शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिसको मैंने ए चेन कहा, और जिसके अंदर 21 जो है 21 अमाइनो एसिड होते हैं, एक कहा मैंने बी चेन कहा,
जिसके अंदर 30 अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ए चेन एंड बी चेन, जिनका नाम क्या है, ए चेन एंड बी चेन, दोनों को क्या कर दिया गया, लिंक कर दिया गया टुगेदर बाय बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, और दोनों को आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो ये क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से आप क्या कर देंगे, उनको जोड़ देंगे, और ये इस तरह से एक प्रो इंसुलिन को आप मतलब जो एक्टिव इंसुलिन है उसको क्या आप क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं। सो इन मेमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंसुलिन, इन ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रो हार्मोन्स। प्रो हार्मोन मतलब प्रो इंसुलिन की बात कर रहे हैं। सो एज अ प्रो एंजाइम, प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव की बात करें, जिसके आगे भी प्रो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, वो इनएक्टिव है। प्रो हार्मोन मतलब इनएक्टिव हार्मोन, प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव एंजाइम। प्रो हार्मोन also need to be process, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा बिफोर बिकम द फुली मेचर। ये अभी प्रो है मतलब इमेचर है, उसको मेचुरेशन लाने के लिए, मेचर करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। और उस प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, फंक्शनल हार्मोन विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच called C peptide. This C peptide is not present in the मेचर इंसुलिन। जो फंक्शनल इंसुलिन होता है, मेचर इंसुलिन होता है, उसके अंदर ये सी पेप्टाइड नहीं होता है, और जो नॉन फंक्शनल होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। यदि इस चेन को आप हटा देंगे तो एक नॉन फंक्शनल इंसुलिन जो है वो इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एंड रिमूव ड्यूरिंग द मेचुरेशन इनटू द insulin. The remain challenges for the production of insulin using rDNA technology or rDNA techniques, getting insulin assembles into the mature, और इस तरह से हम rDNA टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, मेचर कर सकते हैं। तो 1983 के अंदर इली लिली नाम की अमेरिकन कंपनी जो थी, इसने क्या किया, प्रिपेयर्ड टू डीएनए सीक्वेंस। टू डीएनए सीक्वेंस मतलब दो अलग अलग जीन लिए, ए जीन और बी जीन। ए जीन से बनेगा ए चेन, बी जीन से बनेगा बी जीन, ये बी चेन, और इस तरह से करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस इनटू द प्लाज्मिड, और दोनों को प्लाज्मिड के अंदर क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, किसके अंदर, इकोलाई के अंदर, और प्रोड्यूस करवा लिया इंसुलिन की चेन को। और ए एंड बी जो चेन है उनको सेपरेटली बनवाया, अलग अलग बनवाया, और फिर उनको क्या कर दिया, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग कौन सा बोन, डाइसल्फाइड बोन टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन, जिसको हमने ह्यूमुलिन कहा। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया, और किस तरह से एक बेहतरीन एप्लीकेशन जो बायोटेक्नोलॉजी की, जो कि हमारे हेल्थ केयर के बारे में है, आपको समझ में आई होगी। नए लेक्चर में हम अगले कंसेप्ट को लेकर चलेंगे, जो कि हमारे हेल्थ केयर की बात है, जहां पर हम जीन थेरेपी की बात करेंगे, और इसके अलावा कई ऐसे डायग्नोसिस मैकेनिज्म की बात करेंगे जो हमारे हेल्थ केयर और मेडिसिन की हेल्प से बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में हम कई सारी डिसीज का क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो चलिए अगेन मिलते हैं नए लेक्चर में। आज तक के लिए, अभी तक के लिए जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।